तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई सीरीज का टॉपिक, एक नई यूनिट का टॉपिक, जो कि है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एक वास्ट टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम एक प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक वास्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे करवाने का काम कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटीन। क्या है प्रोटीन? प्रोटीन, ये जो प्रोटीन वर्ड है वो एक बहुत ही ज्यादा वास्ट वर्ड है। ठीक है, और वास्ट में ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक वास्ट वर्ड है? क्योंकि प्रोटीन जो है वो ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हम देख पा रहे हैं या जितने भी चेंजेस हम महसूस कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन, है ना? क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट कोड करेगा किसको? आरएनए को। और अगर अपन मोस्ट ऑफ बात करें तो एमआरएनए को। और ये जो एमआरएनए है वो किसको बनाएगा? प्रोटीन को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर एक स्पेसिफिक जीन है दैट इज इंसुलिन, जो कि इंसुलिन एमआरएनए ही बनाएगा, और फिर ये प्रोटीन बनेगा कौन सा? इंसुलिन प्रोटीन। और अब ये इंसुलिन प्रोटीन क्या करेगा? मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कौन करेगा? इंसुलिन, इनडायरेक्टली, है ना? अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर जीन था किसका? केरेटिन का। तो केरेटिन से केरेटिन एमआरएनए बनेगा और केरेटिन एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, जो भी कौन सा प्रोटीन होगा? केरेटिन। दैट मीन्स कि ये मेरे हेयर फॉर्मेशन करने में काम आएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं, ये जीन था किसका? कोलाजन। कोलाजन एमआरएनए से कोलाजन प्रोटीन बनेगा, और कोलाजन प्रोटीन क्या काम आता है? मेरे स्किन को टाइट रखने में काम आता है। ठीक है, दैट मींस स्किन हेल्दी रहेगी मेरी। तो जितने भी हम चेंजेस देख पा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो एज का बढ़ना हो, चाहे वो ग्रोथ होना हो, जो कि ग्रोथ हार्मोन करवाता है। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर मैं बात करूं मेरी मसल मास का बढ़ना, वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर करवाता है। तो ये जितने भी सारे प्रोटीन्स है, जितने भी फैक्टर्स है, वो सारे सारे किसके अंदर आते हैं? प्रोटीन वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, बट हमें उन सारे टाइप के प्रोटीन्स के बारे में नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि एक प्रोटीन क्या होता है, कैसे ये बना होता है, कैसे ये फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे ये प्रोटीन आगे जाकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और फोल्डिंग करेगा, कैसे एक प्रोटीन के अंदर सब यूनिट्स मिलेंगी। ओके, ये सारा किस में हम पढ़ेंगे? प्रोटीन के अंदर। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्रोटीन है वो बनते कैसे हैं? बताओ, अभी मैंने बताया कैसे बनते हैं प्रोटीन्स। अगर हम बॉडी की बात करें तो कैसे बनेंगे? एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रोटीन कैसे बनेगा? एक डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दैट मींस ये कोड होगा। और इन प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है? दैट इज दीज प्रोटीन्स आर ए पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉली का मतलब है मल्टीपल, है ना? और पेप्टाइड का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड। अब इससे एक नया क्वेश्चन बन गया कि क्या है पेप्टाइड बॉन्ड। फिर एक नई टर्म निकल के आई कि वो बॉन्ड, दैट मींस कि ऐसा बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता हो। किसके बीच में? दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। वापस से अमाइनो और एसिड्स क्या है भाई? ये टर्म हमें तो ये भी नहीं पता। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो अमाइनो और एसिड्स की अगर मैं बात करता हूं तो अमाइनो और एसिड, अमाइनो एसिड्स एक स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कैसे? तो अगर मैं एक बेसिक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके अंदर 3 एटम्स होते हैं मेनली, एन सी सी, ठीक है। दैट मींस कि एक टाइप, अब अगर मैं इनकी वैलेंसी फुल करना चाहूं तो नाइट्रोजन के पास में क्या है, NH2 या फिर NH2 C डबल बॉन्ड O, एक R ग्रुप होता है, अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इसकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी, CH, और यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है और इस मॉलिक्यूल को मैं नाम दे रहा हूं किसका, अमाइनो एसिड्स का, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके एक एंड पर अमीनो ग्रुप है ना, और एक एंड पर क्या है, कार्बोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, और ये एक तरीके का एसिड शो कर रहा है, सी डबल बॉन्ड इसके अंदर आ गया, एक एसिड ग्रुप हुआ ना। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल को बोला जाता है क्या, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब अमाइनो एसिड एक वास्ट मॉलिक्यूलर ग्रुप है, दैट मींस कि अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20-21 के समथिंग शायद होते होंगे, ठीक है। तो मेनली वो भी अपना टॉपिक नहीं है, 21 अमाइनो एसिड शायद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 21 अमाइनो एसिड्स को मैं कैसे बताऊं, ठीक है। अब आप तो बोलोगे एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल है, तो फिर 21 टाइप के अमाइनो एसिड कैसे कन्वर्ट हुए, तो हर एक अमाइनो एसिड एक डिफरेंट नेचर का होता है। कैसे? दैट मींस कि कुछ अमाइनो एसिड्स, सम अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, है ना, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो कि एरोमेटिक होंगे, जिनके अंदर रिंग पाई जाएगी, रिंग स्ट्रक्चर पाई जाएगी। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड्स जो एक टर्म थी वो डिफाइंड हो गई और वो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर पहुंच गई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, है ना। तो अब इनका बेस तो सेम है, दैट मींस कि हर अमाइनो एसिड के अंदर NCC ये 3 एटम्स तो सेम मिलेंगे, बस जो चेंज होगा वो है R ग्रुप, है ना। और इनकी स्ट्रक्चर R ग्रुप ही डिसाइड करके जाएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है ना। दैट मींस कि अगर मैं बात करूं इस R ग्रुप की जगह पर मैं अगर हाइड्रोजन लगा दूं, केवल एक हाइड्रोजन एटम में ऐड करता हूं, तो ये अमाइनो एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन, जो कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ना। तो इस तरीके से जो R ग्रुप है, अगर उसके अंदर मैं चेंज करके अलग अलग टाइप के ग्रुप्स फॉर्मेशन करता रहूं, लगाता रहूं, और R ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक तरीके से अगर मैं रिप्लेस करता रहूं अलग अलग टाइप के ग्रुप से, अगर मैं किसी पॉजिटिव ग्रुप से इसको रिप्लेस करता हूं तो मेरे को पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं किसी रिंगुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर से अगर मैं इसको कन्वर्ट चेंज करता हूं R ग्रुप को, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एक बेसिक जो NCC वाला जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर R ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड को क्या करने के लिए, डिफाइंड करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। कोई बात, चलो अब क्योंकि मैंने कहा पॉलीपेप्टाइड, दैट मींस कि 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा,
और जब मैं पॉली की बात करता हूं, इसका मतलब एक मल्टीपल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे और वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। दैट मींस अगर मैं बात करता हूं तो एन सी सी और ये रहा एन सी सी। ठीक है, अगर मैं सी डबल बॉन्ड हो और यहां पे ये बॉन्ड बना दूं, ये बॉन्ड में फॉर्मेशन कर दूं, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हम क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से मैंने फर्स्ट अमाइनो एसिड और ये सेकंड अमाइनो एसिड को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसी तरीके से मल्टीपल अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। एनसीसी 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 एनसीसी। इस तरीके से क्या हो गया, एक बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का ग्रुप आपस में कनेक्टेड हो गया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, अब मैं देखता हूं कि एक राइबोसोम है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक राइबोसोम है, वो राइबोसोम आकर बाइंड करता है कहां पर, एमआरएनए के ऊपर, और एमआरएनए के हर एक 3 कोडोन्स, दैट मींस कि हर एक कोडोन को रीड करता है। इसका मतलब हर 3 न्यूक्लियोटाइड को एक बार रीड करेगा और उसके ऊपर चिपकाएगा क्या, एक स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड। जैसे कि पहले क्या है, मेथियोनिन। ठीक है, फिर अगला अमाइनो एसिड रीड करेगा, सॉरी अगला कोडोन रीड करेगा, उससे अगला अमाइनो एसिड लेके आएगा। इस तरीके से करते करते यहां से क्या हो रहा है, एक अमाइनो एसिड को लिंक करते हुए एक चैनल बन रहा है, या फिर एक क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड। ठीक है, यहां पर अब मैं क्या बोल सकता हूं, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 स्टेप्स में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, या फिर 4 स्ट्रक्चर में स्टेप्स में कन्वर्ट किया गया। पहला है क्या, प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, चलो पहले ये बना लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो देखो, अगर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें, अब हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगर मैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये होती है 4 टाइप की। पहली होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। कैसे डिफाइन किया गया प्रोटीन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर, क्या डिफरेंसेस है मैं बताता हूं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स है प्राइमरी से लेकर क्वार्टनरी तक, ये एक प्रोटीन के फॉर्मेशन को शो करती है, फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन नहीं हो सकता, प्रॉपर फंक्शनल नैलिटी को शो करती है। किसके अंदर, इंक्रीजिंग मैनर के अंदर। दैट मींस कि अगर मैं बोलता हूं एक प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर है, इसका मतलब अभी अभी वो प्रोटीन बना है। अगर मैं बोलता हूं कि वो प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर है, दैट मींस कि अब प्रोटीन फोल्ड होना, फोल्ड तो नहीं बोलते, अब प्रोटीन जो है अपनी एक स्पेसिफिक टाइप की क्या ले रहा है, स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा है। अगर मैं टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो अब मैं देखता हूं कि अब प्रोटीन अपनी क्या ले रहा है, फोल्डिंग को प्रमोट कर रहा है। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर अब प्रोटीन पूरी तरीके से फंक्शनली काम करने के लिए एक्टिवेट है। ठीक है, अलाउड है। तो कैसे, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं, फर्स्ट स्टेप दैट इज क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब प्रोटीन अभी बना है। कैसे बना है, और मैंने बताया था कि राइबोसोम से बना है। इसका मतलब अगर मैं अमाइनो एसिड्स को आपस में केवल पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये है एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, इसका मतलब अभी केवल और केवल अमाइनो एसिड्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोई नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है।
कोई दूसरी बॉन्डिंग नहीं है, केवल और केवल दो अमाइनो एसिड्स को मैंने चिपका दिया है विद द हेल्प ऑफ किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, ठीक है। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को बात सब करते हैं कि यहां प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, बट किसी ने भी आज तक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं देखी है। ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मॉलिक्यूल भी कौन सा, बायोमॉलिक्यूल है। और बायोमॉलिक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर। और सेल के अंदर क्या होता है, वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। और जब वाटर होगा वहां पर तो प्रोटीन के ऊपर फोर्स लगेंगे, प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग लगेगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग लगेगी, अलग अलग टाइप के फोर्स लगेंगे। तो प्रोटीन अपनी लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं रह पाएगा, ठीक है। प्रोटीन कभी भी लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं रह पाएगा। तो जब भी एक सेल को होमोजिनेट किया जाएगा, ओके, तो जब भी एक सेल को होमोजिनेट किया जाएगा तो होमोजिनेट कर करके मैं प्रोटीन बाहर निकालता हूं तो मुझे वो किसी ना किसी फोल्डिंग में ही मिलेगा। कभी भी एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर मुझे प्रोटीन नहीं मिल सकता। इसीलिए कभी भी किसी ने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं देखी है। अब क्यों नहीं देखी है भाई, इसका एक और रीजन बता देता हूं। जब एक प्रोटीन, ये रहा एमआरएनए और ये रहा राइबोसोम, जब एक प्रोटीन इस राइबोसोम के एग्जिट चैनल पे होता है, इसका एग्जिट चैनल होगा जहां से पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन निकलेगी, यहां पर अंदर होता है, जैसे कि अभी ये प्रोटीन क्या है, बन रहा है और अमाइनो एसिड्स ऐड होते जा रहे हैं, ये रहे अमाइनो एसिड्स आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। जब तक ये प्रोटीन इस एग्जिट चैनल के अंदर है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक ये प्रोटीन इस एग्जिट चैनल के अंदर है तब तक ये प्रोटीन किसके अंदर रहेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, दैट मींस एकदम लीनियर फॉर्म के अंदर। लेकिन एज सून एज, जैसे जितना जल्दी ये प्रोटीन बाहर निकलेगा इस एग्जिट चैनल से, ये फोल्डिंग अक्वायर करना शुरू कर देगा, या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा हेलिक्स, आगे पढ़ेंगे अपन। इसका मतलब बाहर निकलते ही इस प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज नॉन कोवेलेंट फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोफोबिक हो सकती है क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगे इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर। तो जैसे ही ये प्रोटीन एमआरएनए के राइबोसोम के पेप्टाइड एग्जिट चैनल से बाहर निकलता है, इट अक्वायर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुनो, when a polypeptide chain comes out from peptide exit channel, it forms secondary स्ट्रक्चर। इसका मतलब कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक पॉलीपेप्टाइड चेन पेप्टाइड एग्जिट चैनल जो राइबोसोम के ऊपर होता है उससे बाहर नहीं निकल सकती। जैसे ही ये बाहर निकलेगी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अक्वायर्ड कर लेगी। समझ में बात, कोई दिक्कत, बना लो। हो गया, चलो अब हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। तो अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा मुझे, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इफ मल्टीपल अमाइनो एसिड्स bound with each other with the help of peptide bond, that is a covalent bond, okay, bound with each other with the help of peptide bond, then it forms a polypeptide chain that is linear in structure, is called as primary structure of protein. But no one has seen the primary structure of proteins till now, okay.
because primary structure of protein as soon as comes out from the ribosome exit channel it converts into in secondary structure. ओके तो अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इट्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बस इतना सा. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अहम होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन. इसका मतलब मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट कैन एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, they all can make secondary structure. इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं. कैसे? अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या होता है? NH2 है, इसके पास भी हाइड्रोजन है N ग्रुप पर, और C डबल बॉन्ड OH, इसके पास भी हाइड्रोजन है C टर्मिनल पर. दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इन दोनों टर्मिनल से क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसी तरीके से अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए के पास भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में. ओके जैसे कि एडेनिन बनाता है किसके साथ में? थाइमिन के साथ में, और गुआनिन बनाता है साइटोसिन के साथ में. तो ये डीएनए भी क्या करता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अक्वायर कर सकता है. ओके बट फिलहाल हम किसके ऊपर स्टिक रहेंगे? प्रोटीन्स के ऊपर. तो अगर प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो तीन टाइप्स की हो सकती है. पहली तो है हेलिक्स, दूसरी है शीट्स और तीसरी है टर्न्स. ठीक है. हेलिक्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के हो सकते हैं. पहला हो सकता है वो 2.27 है, इसको हम रिबन भी कहते हैं. इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे. सेकंड होता है 310 हेलिक्स. थर्ड होता है 3.613 हेलिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स जो स्पेसिफिकली हम बहुत बार सुनते हैं प्रोटीन्स के अंदर. ठीक है, वो होता है क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि क्या किसके अंदर होता है? प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है. चौथा होता है पाई हेलिक्स और पांचवा होता है कौन सा? गामा हेलिक्स. गामा हेलिक्स भी होता है एक तरीके का. ठीक है. अब मैं बात करता हूं शीट्स की. शीट्स में बात करूं तो शीट्स में होती है सबसे पहले बीटा शीट्स, बीटा प्रोपेलर शीट्स, तीसरा बीटा प्लीटेड शीट्स एंड चौथा बीटा बल्ज. और पांचवी होती है कौन सी? बीटा बैरल शीट्स. ओके अब अगर मैं टर्न्स की बात करता हूं तो टर्न्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो टाइप 1 टर्न और एक होते हैं टाइप 2 टर्न. ठीक है, कोई दिक्कत? बना लो.
चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर या हेलिक्स समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझ लेनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आगे जाके चीजें मुश्किल हो जाएंगी। टर्म क्या है, टर्म समझते हैं। सबसे पहली टर्म है पिच। नाउ व्हाट इज अ पिच, बताओ व्हाट इज अ पिच। पिच की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल rise of helix in one turn is known as pitch। अब ये तो बात हो गई कि ठीक है, अगर मैं एक बुक वाली लैंग्वेज पढ़ता हूं, दैट मींस वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न इज कॉल्ड एज पिच। एक्चुअल में कैसे समझेंगे हम, एक्चुअल में कैसे समझेंगे, चलो ये है मेरे पास क्या, एक स्पेसिफिक टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन, और अभी ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि ये लीनियर है ना। अब मैं क्या करता हूं, अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो इसको अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट करके जा रहे हैं। अल्फा हेलिक्स जो हेलिक्स के अंदर कन्वर्ट करके जा रहे हैं। हेलिक्स के अंदर कन्वर्ट कैसे होंगे, हेलिक्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ये रहा हेलिक्स, ठीक है, दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये हेलिक्स कैसे, इस तरीके से, एक स्प्रिंग, इट्स लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से समझो, ठीक है। दैट मींस कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया है क्या, ये पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या बोला, वर्टिकल राइज ऑफ वर्टिकल राइज ऑफ वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न। अब अगर मैं वन टर्न की बात करता हूं, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, ये रहा इसका पहला टर्न, ठीक है, अरे यार एक तो ये चलो इसे देखते हैं, बहुत सारा है अपने पास, है ना, ये रहा इसका पहला टर्न और ये रहा इसका दूसरा टर्न। चलो ठीक है, देखो अगर मैं टर्न की बात करता हूं तो पहला टर्न कहां पूरा हो रहा है इसका, हाँ कहां पूरा हो रहा है इसका पहला टर्न, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा एक, और ये इसका पहला टर्न यहीं आके पूरा हो रहा है, दिख रहा है अच्छे से देखो। यहां से एक टर्न स्टार्ट हुआ इस जगह से, इस एंगल से, और यहां से चलो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से बात है, यहां से एक टर्न स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट होकर ये ऊपर तक पहुंचा, और जैसे ये यहां तक पहुंचा इसका टर्न पूरा हो गया यहां तक का, ठीक है, एक टर्न पूरा, फिर एक और ऊपर से राउंड सर्कल लेगा और फिर एक और टर्न पूरा, फिर एक और ऊपर से राउंड टर्न लेगा और एक और टर्न पूरा। इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं पर टर्न, ओके, वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न, वन टर्न, दैट मींस कि अगर मैं यहां से बात करता हूं तो एक स्टार्ट हुआ और यहां पर आते आते ये एक टर्न इसका पूरा, तो वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स, देखना वर्टिकल राइज, पहले ये इस जगह पर था, अब जब जैसे ही इसका दूसरा टर्न पूरा हुआ तो ये कितना ऊपर पहुंच गया, राइज, ठीक है, वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न इज नॉन एज क्या, पिच। समझ में बात, ठीक है, कैसे, अगर मैं बोलता हूं कि एक टर्न यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहां से स्टार्ट होकर इस तरीके से आगे जा रहा है, और जैसे ही ये पूरा होगा ये यहां खत्म होगा, ठीक है, एक टर्न पूरा हुआ, समझ में बात, एक टर्न पूरा हुआ
तो वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न इज नॉन एज क्या? पिच। समझ में बात? कोई दिक्कत? चलो अब हम देखते हैं जो ये पिच होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग टाइप की हेलिक्स की, ठीक है। अब दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म है राइज पर रेजिड्यू। क्या है राइज पर रेजिड्यू? और राइज पर अमाइनो एसिड। बताओ क्या है राइज पर अमाइनो एसिड? देखो ये रही एक अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ठीक है। अब ये अल्फा हेलिक्स जब भी आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ क्या कर रही है? ग्रोथ या राइज कर रही है। पहले ये वाला जो अल्फा हेलिक्स का ये वाला जो शीट था या फिर पहले ये अल्फा हेलिक्स की ये वाला जो टर्न था वो नीचे था, अगला वाला टर्न जो है वो ऊपर आया है। इसका मतलब धीरे धीरे ये अल्फा हेलिक्स जो है ऊपर की तरफ राइज करते हुए जा रही है और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। तो ये सडनली तो राइज हुआ नहीं है ना। इसका मतलब हर एक अमाइनो एसिड के बाद जो दूसरा अमाइनो एसिड है वो पहले वाले अमाइनो एसिड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है ना। ये देखो ऊपर तरफ आ रहा है और ऊपर आया और ऊपर आया और ऊपर आया। इसको बोलते हैं राइज पर रेजिड्यू। मतलब कि एक अमाइनो एसिड जैसे कि ये रहा एक अमाइनो एसिड, इस अमाइनो एसिड के बाद में दूसरा जो अमाइनो एसिड है वो इससे ऊपर की तरफ शिफ्टेड है। फिर तीसरा अमाइनो एसिड जो है वो और ऊपर की तरफ शिफ्टेड है। चौथा अमाइनो एसिड थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगा। 3D में देखो, 3D में सोचो, स्प्रिंग को देखो, ठीक है। तो हर बार एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड तक जब मैं जाता हूं तो जो राइज मेरे को मिलता है, ओके, जो उसके एल्टीट्यूड में राइज मेरे को मिलता है वो क्या कहलाता है? राइज पर रेजिड्यू। दैट मींस कि दो अमाइनो एसिड, अगर मैं सिंपलेस्ट भाषा में तुम्हें बताऊं, इसका मतलब कि दो अमाइनो एसिड्स के बीच की जो दूरी होगी वो किससे मिल जाएगी हमें? राइज पर रेजिड्यू से। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से राइज पर रेजिड्यू, मतलब दो अमाइनो एसिड के बीच का राइज पर रेजिड्यू है कितना? 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब उन दोनों अमाइनो एसिड के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो गई? 1.5 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सी बात है, ठीक है। पिच क्या हुआ? वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न। एक टर्न की बात कर रहा हूं मैं, एक अमाइनो एसिड की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आ गए एक टर्न के अंदर। एक टर्न के अंदर अगर मैं राइज देखता हूं दैट इज कॉल्ड एज पिच। बट अगर मैं एक दो अमाइनो एसिड्स के बीच का राइज देखता हूं तो वो क्या कहलाता है? राइज पर रेजिड्यू, राइज पर अमाइनो एसिड। दैट मींस कि दो अमाइनो एसिड के बीच की दूरी सीधी सीधी भाषा के अंदर। ये दो टर्म समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छा, आगे चलते बना लो। बहुत बढ़िया। अब हम डिफरेंट टाइप्स के हेलिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हेलिसेस हैं, बहुत सारे हेलिक्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, देखो ये जो हेलिक्स दिख रहा है तुम्हें सबसे अलग, उसको कहा जाता है रिबन। 2.27 बाद में देखेंगे 2.27, ठीक है। इस टाइप के हेलिक्स जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स पर टर्न है वो बढ़ चुके हैं, इसके अंदर हर एक टर्न के अंदर अमाइनो एसिड की अगर बात करूं तो कम होंगे। इसके अंदर टर्न क्योंकि बड़ा हो गया तो जो अमाइनो एसिड्स की नंबर है एक टर्न के अंदर वो भी बढ़ गए हैं। इसको बोला जाता है 310 हेलिक्स। ओके,
उससे नीचे जो हेलिक्स हमें दिख रही है, इसके अंदर अमाइनो एसिड पर टर्न और बढ़ गए हैं। इसको बोला जाता है 3.613 हेलिक्स, या फिर कहा जाता है क्या, अल्फा हेलिक्स, जो हमारी मेजरली हेलिक्स होती है। ठीक है, इससे नीचे जो ये है, अब इनके अंदर जो है टर्न पर रेजिड्यू, मतलब अमाइनो एसिड पर टर्न और बढ़ चुके हैं, लेंथ देखो टर्न की और बड़ी बड़ी तरीके से लपेट रहे हैं। इसको आता है पाई हेलिक्स। ठीक है, और इसको कहा जाता है 4.416 हेलिक्स। इस तरीके से रिबन को कहा जाता है 2.27 हेलिक्स। ठीक है, अब ये जो है 2.2 क्या है, यहां पर 2.2 है अमाइनो एसिड पर टर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिबन के अंदर एक टर्न जब पूरा होगा, ये देखो एक टर्न जब पूरा होगा, इस टर्न के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है वो 2.2 अमाइनो एसिड से बना हुआ टर्न है। इसका मतलब दो अमाइनो एसिड्स मिलकर, या 2.2 मान लो, 2.2 अमाइनो एसिड मिलकर एक टर्न कंप्लीट कर रहे हैं। अगले टर्न में वापस से 2.2 से है, दूसरे टर्न में वापस से 2.2 है। इस तरीके से हर एक टर्न के अंदर 2.2 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 2.2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक टर्न है। उसी तरीके से अगर मैं 310 हेलिक्स की बात करूं तो 3 का मतलब है यहां पर क्या, 3 अमाइनो एसिड पर टर्न। अल्फा हेलिक्स की बात करूं तो 3.6 अमाइनो एसिड पर टर्न, और पाई हेलिक्स की बात करूं तो 4.4 अमाइनो एसिड पर टर्न प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जब ये एक टर्न पूरा करेगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं उसके अंदर 4.4 अमाइनो एसिड्स इसने कंप्लीट कर लिए। अगले टर्न के अंदर इसने वापस से 4.4 अमाइनो एसिड पूरे कर लिया। इस तरीके से मैं क्या देखता हूं, जैसे जैसे अमाइनो एसिड पर टर्न बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मेरे पास अब क्या है, जो अल्फा हेलिक्स की जो मैं क्या बोल सकता हूं, विड्थ है, विड्थ, इसको बोलते हैं विड्थ, विड्थ तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा 2.27, इसका मतलब ये देखो, ये जो मैंने हेलिक्स बनाई है, इस हेलिक्स के अंदर एक अमाइनो एसिड ये रहा, दूसरा अमाइनो एसिड ये रहा, और थोड़ा सा अमाइनो एसिड ये यहां तक, और एक टर्न पूरा, वापस से एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, थोड़ा सा अमाइनो एसिड, टर्न पूरा। तो छोटी क्या है, छोटी विड्थ की हेलिक्स है 2.27, रिबन जिसको कहते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं, दैट मींस कि अगर हम 310 हेलिक्स की बात करें तो 310 हेलिक्स ये रही। अब ये बड़ी बड़ी क्यों दिख रही है, बड़ी बड़ी हमें क्यों दिख रही है 310 हेलिक्स, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड पर टर्न बढ़ चुके हैं, 1 2, ये रहा देखो, अरे यार कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर, इमोशनल बह जाता हूं मैं। देखो 1 2 3 अमाइनो एसिड एक टर्न पूरा होने पर आ रहे हैं। वैसे ही 1 2 3 अमाइनो एसिड दूसरा टर्न पूरे होने पर आ रहे हैं। इसका मतलब पर टर्न अमाइनो एसिड बढ़ गया, तो मैंने इनको विड्थ जो है हेलिक्स की बढ़ गई। अब अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करूं तो अल्फा हेलिक्स थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और विड्थ का होगा, ये रहा, ये लो अल्फा हेलिक्स बना लेते, ये लो और बड़ा हो गया। अब अगर मैं पाई हेलिक्स की बात करता हूं तो पाई हेलिक्स तो और भी ज्यादा बड़ा होगा, ये एक टर्न, ये रहा इसका एक टर्न, ये रहा इसका दूसरा टर्न, बड़ा बड़े टर्न वाला। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ इन सब में सबसे ज्यादा पिच किसकी होगी, बताओ सबसे ज्यादा, अगर मैं पिच की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पिच किसकी होगी, ये तार टूट ही जाएगा मेरे से, बताओ सबसे ज्यादा पिच किसकी होगी, इसकी, देख रहे, इसकी, या फिर मैं बड़ा सा एक पाई हेलिक्स ले लूं उसकी, किसकी पिच ज्यादा होगी। पिच याद रखना, राइज पर टर्न। तो अगर मैं एक छोटा हेलिक्स लेता हूं, दैट मींस कि इसकी विड्थ छोटी है, तो उनके बीच में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो पिच जो होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं एक बड़ा टर्न लेता हूं, मैं एक बड़ा टर्न लेता हूं,
तो बड़ा टर्न क्या होगा, टूट जाने दो इसको, खराब ये वाला खराब है, ये वाला यूज लेते हैं। अगर मैं एक छोटा टर्न लेता हूं, ये देखो मैं एक छोटा टर्न ले रहा हूं तो टेंशन बनी हुई है, ठीक है, पिच जो है दोनों के बीच की दूरी जो पिच है राइज पर टर्न जो है वो बराबर है। लेकिन अगर मैं एक बड़ा टर्न ले लेता हूं, ये रहा पहला टर्न और ये रहा दूसरा टर्न, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप इसकी पिच जो है वो गिर चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, टेंशन कम हो चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। इसका मतलब जैसे जैसे हेलिक्स की विड्थ बढ़ेगी, ओके, जैसे जैसे हेलिक्स की विड्थ बढ़ती जाएगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी दैट मींस कि जो उसकी पिच होगी वो कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा पिच इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं देखूं तो रिबन की सबसे ज्यादा होगी और पाई हेलिक्स की सबसे कम होगी, क्योंकि जैसे ज्यादा लंबा सर्कल होगा वैसे वैसे कॉर्नर से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो पिच जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरीके से अगर बात करूं तो रिबन की जो पिच होती है वो होती है 6 एंगस्ट्रॉम की, सबसे ज्यादा। 310 हेलिक्स की जो पिच होगी वो होगी 5.4 एंगस्ट्रॉम की, सॉरी वो होगी 5.8 एंगस्ट्रॉम की, और 3.613 अल्फा हेलिक्स की पिच होगी 5.4 एंगस्ट्रॉम की, ये पिच है। और पाई हेलिक्स की पिच की अगर बात करूं तो 5.2 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बस इसका यही तरीका है कि सबसे ज्यादा कम पिच होती है किसकी, अल्फा हेलिक्स, क्योंकि इसकी विड्थ बढ़ रही है तो साइड से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो दो टर्न्स के बीच में दूरी जो होगी वो कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चाहे तो तुम खुद घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बड़ी डोरी लेना, उसको पहले छोटे छोटे टर्न्स में बढ़ाना, तो देखना कि तुम्हारी पिच जो होगी बड़ी मिलेगी। जैसे तुम उसके टर्न्स को ऐड कर दोगे, लंबा कर दोगे, तो वो साइड में से आपस में एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे। ट्राई करके देख लेना, ठीक है। पिछला चल गया। अब हम देखते हैं राइज पर रेजिड्यू, जो हमने एक अगला टर्म देखा था, राइज पर रेजिड्यू। राइज पर रेजिड्यू का एक फॉर्मूला है, क्या है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर टर्न। इसका मतलब एक टर्न के अंदर जितने अमाइनो एसिड हैं उनका भाग उस पर्टिकुलर टाइप के हेलिक्स के पिच के अंदर दे जाए तो मुझे राइज पर रेजिड्यू मिल जाएगा। इसका मतलब दो अमाइनो एसिड के बीच की दूरी मिल जाएगी। कोई दिक्कत? बना लो, मैं इसको मिटाऊंगा। गुड। अब हम निकाल लेते हैं क्या, राइज पर रेजिड्यू। चलो ये तो रहने दो, डेटा काम आएगा। अब अगर मेरे को रिबन का राइज पर रेजिड्यू निकालना है, दैट मींस कि रिबन वाली स्ट्रक्चर के अंदर मुझे दो अमाइनो एसिड के बीच की दूरी निकालनी है। दैट मींस कि राइज पर रेजिड्यू अगर मुझे निकालना है तो पिच अपॉन, क्या था मेरे साथ बोलो, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन वन टर्न। एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड है, 2.2। 7 अलग है, 7 का बाद बताऊं क्या सीधे, 7, 10, 13 जो है वो अलग है, ठीक है। 2.2 पिच जो है 6 एंगस्ट्रॉम, 6 अपॉन 2.2 कितना आएगा, ये तुम लोग खुद कैलकुलेट करना कितने एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो सर को नहीं आता, ठीक है, खुद कैलकुलेट करना है। अगर मैं 310 हेलिक्स की बात करता हूं तो अगर मैं राइज पर रेजिड्यू देखूंगा तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, पिच कितनी है 5.8 एंगस्ट्रॉम अपॉन टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 3, तो जितने एंगस्ट्रॉम आएगा वो इसे क्या निकल आएगा, दो अमाइनो एसिड के बीच की दूरी, ठीक है। अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 5.4 एंगस्ट्रॉम अपॉन 3.6, और अगर मैं पाई हेलिक्स की बात करता हूं
तो मुझे कितना मिलेगा 5.2 अपॉन 4.4 एंगस्ट्रॉम में मुझे इसका राइज पर रेजिड्यू निकाल के दिखाना। ठीक है, समझ में आई बात? हेलिक्स समझ में आ गई? कितने टाइप्स के हेलिक्स होते हैं, और हेलिक्स कुछ भी नहीं, देखो डिफरेंट टाइप्स के हेलिक्स कैसे बने, बस उनकी जो फोल्डिंग नहीं, उसकी उनकी जो हेलिक्स के रूप में कन्वर्जन है, जो उनका स्प्रिंग में कन्वर्जन है, वो क्या हुआ है, कुछ में जल्दी जल्दी पतला पतला हो गया, कुछ के अंदर और बड़ा विड्थ के साथ हुआ है, कुछ में और बड़ा विड्थ के साथ हुआ है। और क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर टर्न कंज्यूम। ठीक है, जितना वो रखता है, ठीक है, वो उसको डिफाइन करेगा, किसको? एक स्पेसिफिक टाइप के हेलिक्स को। अगर मैं रिबन की बात करता हूँ तो मतलब उसके अंदर अमाइनो एसिड पर टर्न कम है, कम अमाइनो एसिड है एक टर्न के अंदर। मैं 310 की बात करता हूँ थोड़ा और ज्यादा है, 3.6 की बात करता हूँ थोड़ा और ज्यादा है, 4.4 की बात करता हूँ तो और ज्यादा अमाइनो एसिड पर टर्न है, और उसी से डिफाइंड होते हैं अलग अलग टाइप के हेलिक्स के अंदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में जब भी तुम आओ तो मुझे इन सब का आंसर चाहिए एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, कितने कितने राइज पर रेजिड्यू है हर हेलिक्स के लिए। दैट मींस कि रिबन के अंदर दो अमाइनो एसिड के बीच की दूरी कितनी है, 310 हेलिक्स के अंदर दो अमाइनो एसिड के बीच की दूरी कितनी है, 3.6 13 हेलिक्स के अंदर अल्फा हेलिक्स के अंदर दो अमाइनो एसिड के बीच दूरी कितनी है, और 4.416 पाई हेलिक्स के बीच में दो अमाइनो एसिड के बीच की दूरी कितनी है। ये बहुत काम आएंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे हम एक प्रोटीन की लेंथ पता कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आगे पता करके आओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।